सबसे बड़ा दंगल, और आज सबसे बड़े दंगल में सबसे अनोखा रंग देखेंगे आप न्यूज 18 इंडिया पर, क्योंकि हमारे साथ इस यूपी चुनाव में जनता है, युवा जनता है, यूपी के चुनाव में लड़ रही पार्टियों के नेता हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा बीजेपी से संबित पात्रा जी का, बीएसपी समर्थक रितु सिंह जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मीम अफजल साहब हैं, और समाजवादी पार्टी सत्ताधारी पार्टी यूपी की उससे पंखुड़ी पाठक जी हमारे साथ हैं। लेकिन ये सब लपेटे में है, लपेटे में इसलिए क्योंकि वो सवाल इनसे आज पूछे जाएंगे जो एंकर नहीं पूछ पाते हैं, हम जैसे नहीं पूछ पाते हैं, क्योंकि आज सवाल पूछेंगे कवि। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश के कवि, नेताजी को लपेटे में लेने के लिए सबसे पहले हम स्वागत करेंगे हेमंत पांडे जी का कानपुर से, शंभू शेखर जी का बिहार से, पवन आगरी जी का आगरा से, और गौरव चौहान साहब का सैफई से। तो शुरुआत ताजमहल से करें पवन साहब। मैं ये देख रहा हूं कि जो संभावित गठबंधन है वो साथ साथ खड़ा इस समय बैठा हुआ है। तो शुरू करता हूं कि बाप से ज्यादा गुण अब बेटे में है, बाप से ज्यादा गुण अब बेटे में है, साइकिल अब पंजे के लपेटे में है, हाथी और कमल भी अब होशियार हो जाएं, कवियों की अदालत में नेताजी अब लपेटे में हैं। जीत का दावा कर रहे हैं आप। हम लोग तो कभी लोग हैं, किसी पार्टी के नहीं होते। मैं बता दूं, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं किसी संगठन का आदमी नहीं हूं, मैं किसी दल का आदमी नहीं हूं, मैं केवल अपनी बीवी का आदमी हूं। मैंने शायद आप दिल्ली की हैं, मैं वहीं का हूं, तो समाजवाद को मैंने गौर से देखा है। तो मैं केवल एक प्रश्न पूछना चाहता हूं पंखुड़ी जी आपसे, किन मुद्दों पर आप जीत के दावे कर रहे हैं? मेरा एक प्रश्न का जवाब दे दीजिए कि परिवार से मोह खत्म होगा कब, बताइए। परिवार से मोह खत्म होगा कब, बताइए। और 5 साल की राजनीति देख लें आप अपनी पार्टी की। परिवार से मोह खत्म होगा कब, बताइए। अपराध का होता है क्या मजहब, बताइए। और दंगे मुजफ्फरनगर में सैफई में ठुमके, हमको समाजवाद का मतलब बताइए। देखिए, अखिलेश जी ने जब अपने कैंपेन की शुरुआत करी, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश मेरा परिवार है, तो परिवार से मोह नहीं खत्म होगा, परिवार से मोह सिर्फ बढ़ेगा। और जहाँ तक दंगों की बात है, हम तो कहते हैं अपराध का कोई रंग थोड़ी होता है, रंग तो कुछ लोग बना रहे हैं। अब कौन है जो इस समय कर्फ्यू लगाने की बात कर रहा है उत्तर प्रदेश में? कौन है जो बार बार राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं? तो हमारे लिए अपराध का कोई रंग नहीं है, और अपराध का रंग होना भी नहीं चाहिए। अखलाक को 40 लाख और सिंहासन यादव उसी क्षेत्र का, उसको किसी ने नहीं पूछा। मैं इनको बताना चाहती हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो लोग अपने इलाज का खर्चा नहीं उठा सकते, उनके लिए 300 करोड़ रुपए दिए गए हैं अलग अलग बीमारियों में, जिसमें कि बहुत सारे हिंदू मुसलमान सब लोग शामिल हैं, किसी को 20 तो किसी को 25। तो हमारी सरकार सबके बारे में सोचती है, हम मजहब पे राजनीति नहीं करते। कि पिछले 5 साल में बीमारी इतनी ज्यादा हो गई कि बजट इतना बड़ा करना पड़ा। आप कांकरी जी जो परिवार की बात कर रहे हैं, तो मुझे तो जो दिखाई देता है कि बुझे हुए दीप फिर से जलने लगे हैं, बुझे हुए दीप फिर से जलने लगे हैं, सियासत के द्वार फिर से खुलने लगे हैं, और भतीजे ने दिल्ली में बाजी क्या मारी, चाचा सैफई में आप फिर से हाथ मलने लगे हैं। कांकरी जी, मैं भी एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप दावा कर रही हैं कि उत्तर प्रदेश में सपा आ रही है। मेरा सीधा सा एक प्रश्न है, जो करते हैं केवल पुण्य पाप की नहीं सुनते, फिर शिकायत क्यों है कि आपकी नहीं सुनते? राहुल की खाट पर लेटा है समाजवाद, जनता की क्या सुनेंगे जो बाप की नहीं सुनते? मैं सारे सवाल अगर पंखुड़ी जी से हैं तो मैं यहीं बैठ जाता हूं। मैं एक जवाब दे देती हूँ। आप कवि हैं, शायद जब आपने कवि बनने के लिए कहा होगा तो परिवार नहीं माना होगा। हमने जब राजनीति में आने के लिए कहा तो परिवार नहीं माना। तो मुझे लगता नहीं है कि कोई भी परिवार ऐसा होता है जहाँ पे कभी बगावत नहीं होती या जहाँ पर कभी मतभेद नहीं होता। मतभेद हुआ,
फैसला हुआ और आज हम चुनाव जीत रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसको इस तरह का मुद्दा बनाना गलत है। क्षमा चाहता हूं, समाजवाद समाजवाद चल रहा है, लेकिन पिछले 3 महीने से जो ड्रामा चला पूरे उत्तर प्रदेश में, दुर्भाग्य है इतने करोड़ जनता का ये प्रदेश और उसकी राजनीति एक लोकतंत्र में एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। ये हमारे मतदाताओं को भी सोचना है कि हम किस लोकतंत्र को देखते हैं। मैं प्रश्न करता हूं, किस समाजवाद की बात हुई? जो कुछ ड्रामा हुआ उसको, जिस लोहिया के समाजवाद को लेकर आप लोग चलते हैं, स्वर्ग में उस लोहिया की आत्मा रोती दिखी, मिट गए सिद्धांत, सारी अस्मिता खोती दिखी। जितने भी थे पद बड़े बस एक ही परिवार से, जितने संसद में चढ़े बस एक ही परिवार से, रूह से लेकर बदन तक एक ही परिवार से, ब्लॉक से लेकर सदन तक एक ही परिवार से, कोऑपरेटिव बैंक तक बस एक ही परिवार से, नल से लेकर टैंक तक बस एक ही परिवार से। और लड़ रहा परिवार जनता तरफदारी क्यों करे? कोई उम्मीदों की साइकिल पर सवारी क्यों करे? और छीना झपटी से मिला क्या बात जाकर पूछ लो, लोहिया के दिल के भी हालात जाकर पूछ लो। देखिए, एक बात कहना चाहूंगी कि उम्मीदों की साइकिल पे तो उत्तर प्रदेश सवार हो चुका है और 5 साल से चल रहा है और इसी उम्मीदों की साइकिल पे आगे भी चलेगा। चलिए, ये सवाल तो अफजल साहब से भी बनता है, कुछ इशारा आपकी तरफ भी था ना। ये तो अच्छा हुआ आपने इन्हें पूछ लिया। देखिए, पहली बार मैं देख रहा हूँ कि शायर शायरी में सवाल पूछ रहे हैं। वैसे तो आमतौर पर जब मुशायरा होता है या कवि सम्मेलन होता है तो सामने जितने भी कवि बैठे होते हैं उनका निशाना हमेशा शायर आजकल तो लगाते संसद में आप लोग भी शायरी कर रहे हैं। जी जी, हम तो शायरी करते भी हैं, पसंद भी करते हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि मुझे आज का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा कि शायरों ने अपने स्टाइल में हमसे सवाल पूछने का वो किया है, लेकिन मुझसे डायरेक्ट कोई सवाल अभी किसी शायर ने किया नहीं है। इतने सारे ये परिवार वाले इनडायरेक्ट तो थे। अच्छा, देखिए, किशोर जी, ये दोनों लोग साथ साथ बैठे हैं। मैं पूछना चाहता हूं, जी। और मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि भूल गए 2G 3G का काला धन क्या मतलब है? और घर में भ्रष्टाचार मगर फिर भी भाषण क्या मतलब है? और 27 सालों से जिनके कारण यूपी रही बेहाल, आज उन्हीं के साथ ये गठबंधन क्या मतलब है? इस गठबंधन का मतलब ये है कि अब उत्तर प्रदेश को हमारे जरिए मिलकर के इसको ठीक करने का काम करेंगे, जो कमी रह गई है उसको पूरा करेंगे। आपके राहुल गांधी जी घूम घूम के कहते थे यूपी बेहाल और समाजवाद ने उत्तर प्रदेश को खत्म कर दिया है, फिर आप लोगों ने गठबंधन कर लिया। क्योंकि मैं व्यंग्यकार हूं तो अपनी पंक्तियों से आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जिसने जमीन में काम किया याद नहीं क्यों आई थी, यूपी बेहाल बता के फिर क्यों खाट बिछाई थी, सत्ता पाने की खातिर आप कितना भी गिर सकते हो, अगर फायदा दिख जाए आप दाऊद से मिल सकते हो। देखिए, सत्ता पाने के लिए किसी से भी मिल सकते हैं, लेकिन आतंकवाद से, दाऊद से या उस तरह के किसी आदमियों से नहीं रुक सकते हैं। मैं आपको याद दिला दूं कि इस देश में अगर कोई किसी ने कुर्बानी दी है जान की, तो हमारे 2 प्रधानमंत्रियों ने दी है और वो आतंकवाद के नतीजे में ही दी है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप इशरत जहां की भी कुर्बानी ही मानते हैं? सोनिया जी रोई थी उनके लिए, क्या वो कुर्बानी थी? पता नहीं मुझे, आपने किससे सुना सोनिया जी रोई थी? जी। ये जो आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि मुशायरे के अंदर जो आप लोग कवि हैं, लेकिन आपके सवाल पूरे एक तरफा हैं, ये मैं महसूस कर रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि आप पूरी प्लानिंग के साथ सिर्फ अटैक करने के लिए आए हैं, कुछ सुनने के लिए नहीं आए हैं। आपकी प्लानिंग मुझे अच्छी लगी। सर दादा, हम कवि लोग, सच बताऊं आप लोगों को बुरा ना लगे, हमारे नायक राजनीति से नहीं होते हैं। ये मुल्क और हमारे नायक कौन है, और हम किसी की तरफदारी नहीं करते हैं। हमारे नायक केवल एक ही हैं, क्योंकि ये मुल्क ना ही किसी मजहब ना खुदाओं पे टिका है, ना तो ये सियासत की खताओं पे टिका है, और संसद के लुटेरों में नहीं दम जो हिला दें, ये मुल्क शहीदों की चिताओं पे टिका है। देखिए किशोर जी, आपका शेर बहुत अच्छा है। आपने जो कहा कि संसद में लुटेरे बैठे हैं, उन लुटेरों को आप ही चुन करके भेजते हैं। जरा तलाशी तो लेकर देखिए, शहीद
किस पार्टी से हैं और कौन वो लोग हैं जिन्होंने कुर्बानी नहीं दी, जिन्होंने शहादत कभी नहीं की, लेकिन वो देश को चलाने का आज जिम्मेदारी लेने की बात कर। सिर्फ ये बात कहना चाहता हूं कि मजहब की बात है न नसीहत की बात है, मजहब की बात है न नसीहत की बात है, मैं जो भी कहूंगा वो अकीदत की बात है, पड़ जाए वक्त फर्ज तो जान भी लुटाइए, गीता की यही बात शरीयत की बात है। एक बात मैं कहना चाहूंगी कि चौहान साहब अभी शो से पहले मुझे बता रहे थे कि वो राष्ट्रवादी कवि हैं, तो मुझे लगता है कि जब कवि के आगे राष्ट्रवादी और आजकल जो राष्ट्रवादी और राष्ट्र विरोधी की परिभाषा इस देश में बन गई है, तो कवि के आगे अगर राष्ट्रवादी लग जाता है तो शायद कवि कवि नहीं रहता। आज राष्ट्रवादी का मतलब है 5 सांसद बेचकर समाजवादी हो गए, मैं उस हम परिवार से नहीं देश के ऊपर लिखकर राष्ट्रवादी नहीं हो सकते हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश की बिगाड़ी छवि है। प्रश्न पूछ रहे कवि हैं। भाजपा पहुंचाएगी, भारतीय जनता पार्टी पहुंचाएगी उत्तर प्रदेश को जहां रवि है। आप उधर बैठेंगे? नहीं, यहाँ से भी काम चलेगा, यहाँ से भी काम चलेगा। एक शेर मैं इनके लिए पढ़ दूं, चूंकि उन्होंने बहुत सारी बातें की हैं। मोदी जी जब आए थे उनके हवाले से, और अब जो हालात हैं, अच्छे लगे जो तुम तो हमने बता दिया, वाह, अच्छे लगे जो तुम तो हमने बता दिया, नुकसान ये हुआ कि तुम मगरूर हो गए। क्या बात है, बहुत अच्छा मीम साहब, वाह बहुत वाह अच्छा। वाह। देखिए, मैं समित पात्रा जी, आप ये सब उत्तर प्रदेश से हैं, मैं इसमें अकेला बिहार से हूँ। बिहार से भी मैं मैथिल हूँ। मिथिला में गा गा कर गालियां दी जाती है, तो मैं कुछ आपसे प्रश्न एक करना चाहता हूँ, गाकर ही मैं पढ़ता हूँ, मेरी विधा भी यही है। सीने का नाप क्या है अब न ये बताइए, सीने का नाप क्या है अब न ये बताइए, जनता को नोटबंदी का मतलब दिखाइए, जनता को नोटबंदी का मतलब दिखाइए। 70 से अधिक सीट पहले जीत चुके थे, क्या कुछ किया है आप पहले ये बताइए, क्या कुछ। लोकसभा में 70 से अधिक सीटें आपको दी उत्तर प्रदेश ने, तो आपने क्या किया इतने दिनों में, ये बताइए। मिथिला में गा गा के गाली दी जाती है, तो मैं भी उसको आगे बढ़ाता हूँ। स्वागत है। दर्जी का काम तो थोड़ा बाजू में रखिए, दर्जी का काम तो थोड़ा बाजू में रखिए, ये सीने का रोज रोज फीता लगाइए। किसने किया सर्जिकल स्ट्राइक ये तो बताइए, किसने किया सर्जिकल स्ट्राइक ये तो बताइए। मैं आपको बताऊं, ये सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था। सीने का नाप ना हमने बताया, सीने का नाप बढ़ा कैसे मैं बता देता हूं। चेहरे पे एक रुआब नया चढ़ ही जाता है, इतिहास में मुकाम नया गढ़ ही जाता है, शादी के बाद भी अगर साथ ना रहे, सीने का नाप इंच इंच बढ़ ही जाता है। सीने का देखिए, इस पर तो मैं इतना ही कहूंगा और जनता के लिए कहूंगा कि सबसे बड़ी बात जो है, सीने पर मत जाओ, आप उनके इंटेंशन पे जाओ, आप उनके नियत पे जाओ। किसने आक्रमण किया? दूसरी बात, नोटबंदी। आपने चूंकि आपने नोटबंदी पर पूछा है, तो मैं नोटबंदी पर भी कह दूं, ये सबको पता था। नोटबंदी के माध्यम से काले धन पर अंकुश लगाने का काम, यह बड़ा हिम्मत दिखाने का काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। इसलिए सीने के साइज को भी देखिए और इंटेंशन को भी। पात्रा जी, मैं केवल एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, जो बात आपने कही है उसी बात को कहना चाहूंगा कि सियासत के लिए क्या जरूरी हो गया है अब, कि जिंदगी के लिए शुद्ध आचरण चाहिए, जिंदगी के लिए शुद्ध आचरण चाहिए, शब्द शिल्प को नया व्याकरण चाहिए, और असंख्य त्रुटियां हैं सियासत के पृष्ठों में, इस किताब का नवीन संस्करण चाहिए। पंडित जी, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। आप बड़ा तोहमत लगाते हैं समाजवादी पार्टी पे कि परिवारवाद। इस बार बीजेपी के जितने बड़े नेता हैं, उनके पुत्र या पुत्रियां चुनाव लड़ रही हैं, तो परिवारवाद को कहीं आपने भी निभाया है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो देश के दर्द और नारों में खड़े थे, हम जानते हैं किसके इशारों में खड़े थे,
परिवारवाद पर जो लेते थे चुटकी, अब वो क्यों टिकट के लिए कतारों में खड़े थे? देखिए, इसको मैं समझाना चाहूंगा। वंशवाद क्या होता है? जहां प्रधानमंत्री पालने में पैदा होते हैं वो वंशवाद होता है। देखिए, सोनिया जी के बाद राहुल जी, उससे पहले राजीव जी, उससे पहले इंदिरा जी, उससे पहले नेहरू जी, तो स्वाभाविक रूप से ये सब पालने में। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूं कि बाकी अगर किसी का बेटा, मीम साहब का बेटा अगर जमीन पे मेहनत कर रहा है तो क्या उनको टिकट देने से वंचित रखा जाए? बिल्कुल नहीं। अगर वो बालक मेहनत कर रहा है तो उस बालक का अधिकार है कि उसको भी टिकट मिले और जमीन से उठते हुए सीढ़ी दर सीढ़ी वो आगे बढ़े। जब सीढ़ी दर सीढ़ी नहीं उठता है, डायरेक्टली ऊपर पहुंच जाता है, तो वो गांधी परिवार कहलाता है। लेकिन सर वरुण गांधी कहां से है? वो अध्यक्ष तो नहीं है पार्टी के, ना उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष है, ना पार्टी के अध्यक्ष हैं। सिर्फ प्रधानमंत्री और पार्टी के अध्यक्ष पर ये नियम लागू है? देखिए, कमान, देखिए हमेशा याद रखना चाहिए कि पार्टी का कमान किसके पास है। और अध्यक्ष जी से आप ही के चैनल पे एक इंटरव्यू में पूछा गया था, तो अमित शाह जी ने कहा था कि मेरे बाद पार्टी का प्रेसिडेंट कौन होगा ये किसी को पता नहीं है। इसी से मालूम पड़ता है कि वंशवाद यहाँ है नहीं। आप पूछ लीजिए, अभी मेरे भी हमारे साथ हमारे बड़े भाई बैठे हैं, आप पूछ लीजिए कि सोनिया जी के पश्चात कौन पार्टी का अध्यक्ष होगा जब वो पद छोड़ेंगी, तो आप वो बता नहीं सकते कि माधवराव सिंधिया होंगे, वो बोलेंगे राहुल गांधी ही होंगे। लेकिन साहब आपकी नीतियों का फायदा क्या हुआ साहब? नया था साल सताने की जरूरत क्या थी, आसमां सर पे उठाने की जरूरत क्या थी, और मिला था काला धन उससे खजाना भर लेते, तेल के दाम बढ़ाने की जरूरत क्या थी, तेल के दाम बढ़ाने की। देखिए, वैसे तो मैं बताऊं, आपने कहा कवि केवल अपनी पत्नी का आदमी होता है। कवि किसी का आदमी नहीं होता है, जो कवि को सुनता है कवि उसी का आदमी होता है, ये याद रखिए। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आप सुन के इस पे भी कविता लिखिए कि पहले हम घर खरीदने जाते थे, दिल्ली वासी बैठे हैं, आप भी जानते होंगे इस बात को, मैं भी जानता हूं कि अगर दिल्ली में एक जमीन या घर खरीदना होता था ना, तो एक चेक लेके जाते थे मात्र 20 लाख का, और गड्डी भर के बगल के थैले में 80 लाख का लेके जाते थे, लोगों को बताते थे 20 लाख का ही है, होता था वो 1 करोड़ का। नया साल आरंभ हो गया है, जितने का है उतना का ही बताना पड़ेगा। बात वैसे बड़ी सही कह रहे हैं कि पहले 20 लाख लेके जाते थे, 80 ले जाते थे, 60 70 जो कुछ भी ले जाते थे। वैसे अब ऐसा मौका आ गया है, ना 20 है ना 80 है, आप जा ही नहीं सकते हो। आप उन पर आरोप लगा रहे हैं, वो उन पर आरोप लगा रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं, कुछ मीठे हैं, कुछ कड़वे हैं, कुछ खट्टे हैं, आप सब एक थाली के चट्टे बट्टे। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये करप्शन कभी भी खत्म नहीं हो सकता। ये करप्शन कभी भी खत्म नहीं हो सकता। केवल हर व्यक्ति कुछ ना कुछ खा रहा है, और चिल्ला केवल वही रहा है जिसे खाने का मौका नहीं मिल पा रहा है। मैं बात शुरू करता हूं कि हमारे एक मित्र खाने की प्रतियोगिता में लगातार 20 साल से फर्स्ट आ रहे हैं, 20 आदमियों का खाना अकेले ही खा रहे हैं। एक दिन हमने उनसे कहा कि मित्र, आश्चर्य है, महंगाई के दौर में भी तुम इतना खा रहे हो, वास्तव में खाने की दौड़ में तो बहुत आगे जा रहे हो। हमारी बात को सुनकर भी कुछ उदास हो गए, पहले कुछ दूर खड़े थे मगर पास हो गए, बोले अरे हम कहां, कुछ हमसे भी अधिक खा रहे हैं, और इतना खाकर भी बड़े मजे से पचा रहे हैं, क्योंकि भैया यह स्वतंत्र भारत है, यहाँ खाने की सब में आदत है। क्योंकि भैया यह स्वतंत्र भारत है, यहाँ खाने की सब में आदत है। विधायक विधान खा रहे हैं, सांसद संविधान खा रहे हैं, नेता ईमान खा रहे हैं, पुजारी भगवान खा रहे हैं, पंडित कुरान खा रहे हैं, मुल्ला कुरान खा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान खा रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं लोग जो मेरा समूचा हिंदुस्तान। आदरणीय अफजल जी, बड़ी समस्याएं हैं, और ये समस्याएं कि आपसे जितने प्रश्न पूछे जाए कम है। एक ऐसी राष्ट्रीय चिंता है जो मुझे खाई जा रही है। असल में मैं हास्य का कवि हूं, इसमें वैलेंटाइन डे आ रहा है, और नहीं, ये प्रश्न आपसे जुड़ा हुआ है। जब से आपके नेता ने गठबंधन किया, वो बता रहे थे यूपी बेहाल, वो बदल गए, सपा के साथ चले गए, तो प्रेमियों को बड़ी दिक्कत हो गई है। तो वैलेंटाइन डे के पहले मैंने एक लड़की को दिया रोज, फिर किया प्रपोज। ये मेरा पहला था चांस, फिर उससे मांगा रिस्पांस, वो भी धीरे से मुस्कुराई, मेरे करीब आई, बोली मैंने तुम्हें मना किया तो तुम जल जाओगे, मैं तुम्हें जनता की तरह चाहूंगी पर तुम राहुल की तरह बदल जाओगे। इस पूरे कार्यक्रम में अब तक हमारी आदरणीय ऋतु जी ने कुछ भी ना, 3 से कवियों ने सवाल किया। भाई बीएसपी को इस लायक तो समझो कि सवाल जवाब कर सको, सवाल भी नहीं कर रहे हैं इनसे। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूं, और जो मेरी विधा है मैं उसी में, इससे पहले
जो नोटबंदी की बात चल रही थी, तो नेताओं की अपनी समस्या है, जनता की अपनी समस्या है, एक कवि की अपनी समस्या है। ये पहले मैं नोटबंदी पे एक 4 लाइनें आपको सुना दूं, क्योंकि मैं उसी समय सुनाना चाहता था, फिर एक ऋतु जी आपसे सवाल मेरा रहेगा। सरकार से जो खाई है वो चोट बदलते, दिल में जो छुपी है वही एक खोट बदलते, मुद्दत के बाद बैंक की लाइन में मिली वो, मुद्दत के बाद बैंक की लाइन में मिली वो, अब इश्क लड़ाते कि यार नोट बदलते, अब इश्क लड़ाते कि यार। और सवाल जो मेरा ऋतु जी आपसे है, सरकार व जनता में बेवजह न तनेगा, और सिर्फ रार आपसी में यूं न ठनेगा, बीएसपी के नेताजी आप ये तो बताओ, क्या फिर विकास बोल के हाथी ही बनेगा, क्या फिर विकास। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस बार हाथी की सरकार आएगी, क्योंकि भ्रष्टाचार को रोकना है। नोटबंदी का मामला आपने देखा, हाथी की सरकार है कि हाथी ही बनाएगी क्या? नहीं, देखो वो हमारा चुनाव चिन्ह है हाथी, और जब हाथी चलेगा तो सब देखेंगे। हम आपसे किन मुद्दों पर आशा करें? मैं तो ये कहना चाहता हूं आपसे, और कहता हूं, पूछता भी हूं कि दिया नहीं जलता कागज की बाती से, दिया नहीं जलता कागज की बाती से, और काम नहीं चलता भाषण जज्बाती से, और दीन दुखी को रोटी देनी पड़ती है, भूख नहीं मिटती है पत्थर के हाथी से। तो ये पत्थर वाला विकास क्या फिर होगा? और देखिए, देखो पत्थर के बिना तो विकास ही नहीं हो सकता। पत्थर होगा तो घर बनेगा, सड़क बनेगी। पत्थर एक ऐसी चीज है जिससे हर चीज में वो पूजनीय है। पत्थर से देवी देवता बनते हैं, सड़क बनती है, विकास होता है। तो पत्थर की पत्थर की रोटियां भी बनने लगे। देखिए, पत्थर के बिना तो विकास ही नहीं होता। आप पत्थर की बातें कर रहे हैं, जब पत्थर नहीं होता तो शायद आप आगरा से दिल्ली आ ही नहीं पाते या नोएडा। हाथी बीमार है, पत्थर का गन्ना होता तो उनको खिलाना पड़ता। गन्ना तो हाथी खाता नहीं है। अच्छा, एक शंका है ऋतु जी, मैं तमाम नेताओं को देखता हूं, भाषण पढ़ते देखता हूं। आज भी मैंने मायावती जी को भाषण पढ़ते हुए देखा, मैंने देखा। मेरी एक पीड़ा है मीम जी, गौरव भाई, मायावती जी जो हैं, आपने देखा होगा मायावती जी A4 साइज की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं। मुझे बोल रही, अब सुनिए, बहुत मैं बचपन से जवान हुआ मायावती जी को देखते देखते, उनके भाषण सुनते सुनते एक सपना रह गया मेरा मन में, वो सपना सुन लीजिए। मैं कहना चाहता हूं, आप बहन जी से पूछ लेना कि कानों में भाषणों का शहद घोल दो बहन, कानों में भाषणों का शहद घोल दो बहन, विद्वान हो शंका का द्वार खोल दो बहन, और ये देखने को आज तक आंखें तरस गई, कागज को बिना देखे कभी बोल दो ये सपना कब पूरा होगा? आप क्या जी नहीं, आप क्या, देखिए मीम जी भी नाराज हो गए हैं। आप क्या चाहते हैं? सोनिया जी भी तो बिना कागज के नहीं पढ़ रहे हैं, दोनों के लिए बोलते हैं। देखिए, अब मीम जी तो नाराज, इनका देखिए बहुत अच्छा है जो कि बहन जी देख के पढ़ती है। यूपी सरकार बिना देखे चल रही है। देखिए मीम जी तो, जब आपने ये बताया कि आप बचपन से उन्हें देखते देखते जवान और अब शायद और उससे भी आगे बढ़ गए हैं, अभी भी जवान हूं सर। तो मैं पूछना चाहता हूँ, आप अपनी उम्र बताने की कोशिश कर रहे हैं या बहन जी की भी उम्र बताने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए मीम जी, आपसे तो ज्यादा सवाल इसलिए भी नहीं किया जा सकता क्योंकि आपके पास ऐसे नेता हैं जहां पे सोना चाहिए वहां पे वो खाट लिए घूमते हैं, और खाट को छोड़ के संसद में आकर सो जाते हैं। तो कमाल की चीज है। मुझे तो 4 लाइनें मैं ऐसी सुना देता हूं आपको। है पेट का मरीज ये खा, यूपी की राजनीति पढ़ रहा हूं, आपको आनंद आएगा। है पेट का मरीज ये खाएगा तला क्या, सबके लिए हमेशा ये रहेगा भला क्या, ये सोच कर के लोग उसकी खाट ले उड़े, ये सोच कर के लोग उसकी खाट ले उड़े, ये चिरकुंवारा खाट का करेगा भला क्या। ये देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा, चूंकि आप कवि हैं, अगर आप खाट का मजाक उड़ाएं तो उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन काफ़ी लोगों ने उस वक्त खाट का मजाक उड़ा करके
किसानों का जो है, किसानों को बेइज्जत करने का काम किया था। देखिए, खाट किसी के लिए भी अहमियत दे, शहर वालों के लिए ना हो, लेकिन खाट जो है गांव वाले के लिए ड्राइंग रूम भी है, डाइनिंग हॉल भी है। वही डाइनिंग हॉल है उसका, वही उसका ड्राइंग रूम है, वही उसका बेडरूम है, और वही उसका पंचायत यानी जहां बैठने की जगह होती है वो है। और यहाँ दिल्ली के सारे चैनल चला रहे थे कि खाट लूट गई, किसान को पहले दिन ही लुटेरा गायब बता दिया था। यहाँ 9,000 करोड़ लूट कर ले जाने वाला आज तक पकड़ा नहीं गया, लंदन में बैठा है। 300 रुपए की खाट जो ले गया वो इस देश में लुटेरा बन गया। दूसरी बात मैं और कहना चाहता हूँ संवित जी को, इनकी एक पुरानी पार्टी थी जिसका नाम था जनसंघ, और उसका निशान था दिया। तो आजकल उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की हालत ऐसी है कि दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है। दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, ये अपील हो रही है। दिया खामोश है लेकिन किसी का दिल तो जलता है, चले आओ जहां तक रोशनी मालूम होती है। बहुत अच्छा। देखिए, इसमें मैं आपको बताऊं परिस्थितियां, एक बस मैं इनके बात से जुड़ता, फिर इससे भटक जाएंगे हम। जी, ये दिल जलने से मुझे कुछ याद आ गया ना, जल्दी से बोल दूं नहीं तो फिर मैं भूल जाऊंगा। देखिए, ये पूरे चुनाव में आपने एक व्यक्ति को भुला दिया है, जिसको हम सोचते थे कि जिसका दिल जला होगा, मगर दिल जला नहीं। पहली बार हिंदुस्तान की राजनीति में ऐसा हुआ कि एक व्यक्ति को मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना के प्रस्तुत किया गया, आदरणीय शीला दीक्षित जी को, और कब चुपके से उनको बैठा दिया गया। आज आप जानते हैं उनका दिल जलना चाहिए, मगर सबसे खुश मनुष्य आज पृथ्वी में कोई है तो शीला जी है। वो कह रही है जान बचे लाखों पाए, जान बचे लाखों पाए, ये हालत इनकी है। और ये दूसरों की दिया देख रहे हैं कि कौन सा दिया डगमगा रहा है, जल रहा है। ये जानता है देश की खाते नहीं हैं आप, जैसा आप लोग बताते हैं। ये जानता है देश की खाते नहीं हैं आप, फिर भी हर दिलों में भाते नहीं हैं आप। केंद्र में सत्ता आपकी ही तो है, फिर अयोध्या में मंदिर बनाते नहीं हैं आप। जी देखिए, ये बड़ा मेरे दिल के करीब का विषय है, क्योंकि राम को आपने छेड़ा है। राम का नाम तो नहीं लिया है, मगर मंदिर की बात तो की है। मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ मेरी बहन रितु जी बैठी हैं, दूसरी बहन पंखुड़ी जी बैठी हैं। आप टीवी सुबह ऑन करिए तो पहले मायावती जी पर्स लेकर आती हैं, और फिर जो कागज आपने कहा वो कागज निकालती हैं पर्स में से, और फिर बोलती है 3 शब्द, मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम। मुस्लिम यहाँ मत वोट देना, मुस्लिम मेरे पास आ जाना। उसके बाद अखिलेश जी भाषण करते हैं, मुस्लिम वहां मत वोट देना, मुस्लिम यहाँ आ जाना। अरे ये सुबह आवाज जानी रही है, एक सेकंड। सुबह से शाम तक वो सब मुस्लिम 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 करे। हमने अपने घोषणा पत्र में एक राम का नाम क्या ले लिया, इतनी आग लग गई एक राम के नाम से। आप लोग हिंदू मुस्लिम लड़ाते रहो देश को। हम कभी क्या सोचते हैं और इस देश की खूबसूरती क्या है। मीम अफजल साहब सुनिए, और जो राष्ट्रवादी को आप गलत नजर से देखा आपने पंखुड़ी जी को, हम कभी दिल से क्या होते हैं सुनिए। ये क्या मुल्क है कि अजानें मुस्कुराती हैं भजन की बागवानी में, ये वो मुल्क है। अजानें मुस्कुराती हैं भजन की बागवानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में। अजानें मुस्कुराती हैं भजन की बागवानी में, बटन रामू लगाता है रफी की शेरवानी में। और रजा की ईद पर राजीव सिमई खूब खाता है, मदीना मुस्कुराता है यहां गंगा के पानी में। और संबित जी, एक सवाल शायद जवाब मुश्किल होगा, मैं पूछना चाहता हूं, और आपसे मेरा ये अंतिम सवाल है कि मुद्रा परिवर्तन से क्या क्या मिला किसान को यूपी में। खतरनाक सवाल आ रहा है मित्रों। मुद्रा परिवर्तन से क्या क्या मिला किसान को यूपी में, और दल बदलू अब चला रहे पार्टी विधान को यूपी में। और सबका साथ सबका विकास ये वादे झूठे लगते हैं, टिकट एक भी नहीं दिया क्यों मुसलमान को यूपी में। देखिए, इसके लिए अध्यक्ष जी ने खुद IBN7 नेटवर्क 18 को जो इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा उसमें कि हम विनेबिलिटी देखकर टिकट देखते हैं, जो जीत नहीं, हमें नहीं लगा, जिसको हमें लगा जो जीत सकता है। धर्म नहीं देखा, जाति नहीं देखा, केवल यही देखा कि हमारे कार्यकर्ताओं में से कौन जीत सकता है, हमने उसको दिया। मेरे ख्याल से एक एक रचना आप सभी की सिलसिलेवार ले ली जाए। हेमंत जी आप शुरू कीजिए। जी, मैं रचना नहीं, एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता बैठी हुई है हमारे बीच में। हमारे उत्तर प्रदेश में यह हालत है कि पत्रकारों को जिंदा जला दिया जाता है,
एसपी को मार दिया जाता है, सीओ को मार दिया जाता है। अगर उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार अगर दोबारा बन गई तो क्रिमिनलों को पकड़ा जाएगा कि भैंस ढूंढी जाएगी? और चूंकि समापन की बेला है और समापन की पंक्ति रखना चाहता हूं, सारे नेता लोग बैठे हैं, प्रमुख पार्टियों के प्रतिनिधि बैठे हैं। दाऊद की बात चली, इशरत जहां की बात चली, याकूब की बात चली, ये कोई बहुत बड़े आतंकवादी नहीं है। 4 पंक्तियां यूपी के चुनाव के माहौल में छोड़कर जाना चाहता हूं। विदेशों में जमा है धन, विदेशों में जमा है धन, कमाई बेमियादी है, गरीबों का लहू पीकर हुई मदमस्त खादी है, और जो नेता देश की जनता की रोटी लूट खाता हो, मेरी नजरों में वो सबसे बड़ा आतंकवादी है। देखिए, नेता तमाम तरह के भाषण देते हैं और आजकल तो चुनाव आयोग का थोड़ा सा प्रेशर है या डंडा है, तो उस तरह से लोग सभाएं नहीं करने देते हैं। नहीं, पहले क्या होता था साहब, कुछ फिल्मी गानों को लोग चालू कर देते थे, उधर नेता भाषण दे रहा है, इधर फिल्मी गाने गूंज रहे हैं। तो ऐसी एक सभा में जब मैं गया तो मैंने एक पंक्ति इधर से उठा ली, एक पंक्ति इधर से उठा ली कि नेताजी ने भाषण दिया, चुनाव जीतकर हमें इस क्षेत्र की जनता के लिए कुछ कर दिखाना है, और तभी लाउड स्पीकर से गाना गूंजा कि सजर रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। और मैं मूल रूप से मैंने बताया मैं बिहार का रहने वाला हूं। वहां शराबबंदी लागू हो गई तो मैं दिल्ली रहने लगा। 4 लाइनें बस आपको सुना देता हूं, आप लोग आनंद लीजिएगा। जो भी कहूंगा सच ही नए साल की कसम, ताजा बना दा। अच्छा, बिहार के लोग उस विषय में भी टॉप कर जाते हैं जिसका नाम तक लेना नहीं आता। दुनिया में सबसे ज्यादा ईमानदार नेता भी हमारे बिहार में हुए, आदरणीय लालू प्रसाद यादव। जिस जेल का उद्घाटन किया खुद उसमें जाकर बंद हो गए। इससे ज्यादा जवाब कुछ हो नहीं सकता साहब। 4 लाइनें सुनिएगा जी। जो भी कहूंगा सच ही नए साल की कसम, ताजा बना दामाद हूँ ससुराल की कसम, महंगाई का मारा हूँ रोटी दाल की कसम, मैं आम आदमी हूँ केजरीवाल की कसम, मैं आम आदमी हूँ। और बिल्कुल अंतिम 4 लाइनें अपनी तरफ से। यहाँ पे सारी ऑडियंस भी यूथ बैठी हुई है और अभी हमारे ऊपर चुनाव की भी खुमारी है और तमाम पार्टियां आपस में एक दूसरे से जिरह कर रही है, लेकिन कुल मिलाकर के जब अंततः देश हित की बात आती है तो हर राष्ट्र के, हर पार्टी के पहला ही प्रावधान होता है कि देश हित से बड़ा कुछ भी हित नहीं है। तो मैं बस 4 लाइनें एक दूसरे के लिए, यहाँ पे समित जी बैठे हैं, आदरणीय रितु जी बैठी हैं, आदरणीय पाठक जी बैठी हैं, अफजल साहब बैठे, मैं सबके लिए 4 लाइनें आप सबके लिए कहना चाहता हूँ। यादें तुम्हारी कितने ही रंगों में ढल गई, हर फूल हर कली में अपनी बात चल गई, जिस दिन से तुमने यार गले से लगाया है, उस दिन से मेरे शर्ट की खुशबू बदल गई, उस दिन से मेरे शर्ट की। आप सभी का बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी कवियों का हमारे साथ यहाँ इस कार्यक्रम में, इस खास अनोखे कार्यक्रम में, अनूठे कार्यक्रम में चुनाव के शामिल होने के लिए। एक बार फिर हम धन्यवाद देंगे हेमंत पांडे जी का कानपुर से, शंभू शेखर जी का बिहार से, पवन आगरी जी का आगरा से और गौरव चौहान साहब का सैफई से। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का भी, आप सभी युवाओं का और आप सभी नेतागण का जो आज लपेटे में होने के लिए आए थे। तो इसी खुशनुमा नोट पर, नोट की तो बंदी हो गई, इसी खुशनुमा माहौल में ये कार्यक्रम यहीं तक। उम्मीद करेंगे कि आने वाले सदन में भी ऐसा ही माहौल रहे यूपी के। देखते रहिए आप न्यूज़ 18 इंडिया।